बंधु नमस्कार। मैं नीरज नयन बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पटल पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का दिन एक खास दिन है। भारतीय राजनीति में लोक नायक जयप्रकाश जी को कौन नहीं जानता। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अपने महान नेता के प्रति, समाजवादी नेता लोक नायक जयप्रकाश के प्रति। आज एक चर्चा लेकर उनकी पुण्यतिथि पर उपस्थित हुआ हूं। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पटल पर हमारे साथ कई वरिष्ठ मेहमान उपस्थित हुए हैं। धीरे धीरे मैं उनका परिचय कराऊंगा, लेकिन मैं आपको अवगत कराऊं कि आज विषय क्या है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने उनकी पुण्यतिथि पर क्या विषय रखा है। लोक नायक की विचारधारा और उनके आंदोलन से उपजे नायक बिहार निर्माण में कितने लायक, कितने सहायक, यह विषय लेकर मैं आया हूं। और बारी बारी से मैं जानना चाहूंगा लोक नायक की विचारधारा को, वो किस परिस्थिति में भारतीय राजनीति में आए। इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करूं उससे पहले मैं अपने मेहमानों से आपको परिचित कराता हूं। हमारे साथ ब्रजेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप सामाजिक चिंतक हैं, ओजस्वी और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं। हमारे साथ जुड़े हैं यशेंद्र प्रसाद जी। आप शिक्षाविद हैं, आप तेजस्वी ओजस्वी वक्ता हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सुरेंद्र कुमार जी, पूर्व सचिव गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली से आप जुड़े रहे। आपने भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। थोड़ी देर में आप भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। किसी कारणवश अभी आप हमारे सामने दृष्टिगोचर नहीं है। हरेंद्र कुमार जी जो बिहार विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं, जेपी आंदोलन के अग्रणी नेता रहे हैं, वो भी इस पटल पर जुड़ने वाले हैं। तो अब मैं विषय की ओर चलता हूं और सबसे पहले मैं ब्रजेश शर्मा जी से जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में लोक नायक जयप्रकाश नारायण समाजवादी बने। आप जरा विस्तार से बताएं। हाँ, ये 1920 की घटना है, जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और उस समय वो बीएन कॉलेज के साइंस के आईएससी के विद्यार्थी थे पटना यूनिवर्सिटी में। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर उस आंदोलन में अपना भागीदारी की और फिर जो उनको पढ़ने की इच्छा हुई तो चले गए विदेश। अमेरिका में उन्होंने मजदूरी करके, बूट पॉलिश करके अपनी पढ़ाई पूरी की सोशियोलॉजी में, विज्ञान छोड़कर। और वहां से मास्टर डिग्री उन्होंने प्राप्त किया एक विश्वविद्यालय से। और जब पीएचडी का थीसिस जमा करने वाले थे तो स्वप्न में देखा जयप्रकाश नारायण ने कि देश हमारा गुलाम है और हम यहाँ पीएचडी कर रहे हैं। और वहां से छोड़कर पनिया जहाज से किसी तरह हिंदुस्तान आए, इंग्लैंड तक पहुंचे और इंग्लैंड से हिंदुस्तान आ गए। खर्चा घट गया था और आके यहाँ आंदोलन में शामिल हुए। उसी दौरान उनकी शादी हुई थी प्रभावती जी से, जो गांधी से बहुत प्रभावित थे। तो साबरमती आश्रम से लेकर ये जो आश्रम गांधी का दूसरा बना महाराष्ट्र के अंदर वर्धा में, वहां तक वो जुड़ते चले गए। और उस समय तक वो बिल्कुल हिंसा में विश्वास करते थे, आजादी की लड़ाई तक, 47 के पूर्व तक। और हिंसा के रास्ते से वो समाज परिवर्तन करना चाहते थे। वो मार्क्सवादी विचार के बड़े अध्येता थे उस समय तक और मार्क्सवादी विचार के आधार पर देश में परिवर्तन चाहते थे। मगर उसी दौरान वो गांधी से भी प्रभावित थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना 1934 में हुई, पटना में पहले बैठक हुई रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में, फिर उसका सम्मेलन बम्बई में हुआ 34 में ही। उस समय जयप्रकाश नारायण उस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में एक रहे और उन्होंने रोटी और आजादी को एक साथ जोड़ा, जो मार्क्सवादी सिद्धांत से कुछ भिन्न था। ये लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर मुड़े और उसी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, कांग्रेस से जोड़कर वो आजादी की लड़ाई तक। लेकिन हिंसा उनका एक हिंसा में विश्वास था। और जो 1942 का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में उन्होंने हिंसक रास्ते से आजाद हिंद दस्ता का गठन किया और वो तमाम सोशलिस्ट लोग, जिसमें राम मनोहर लोहिया भी प्रमुख हैं, वो सब लोग उनके साथ उस दस्ते में शामिल हुए। और जयप्रकाश नारायण को उस समय तक
हिंसा के रास्ते में भी सरकार स्वतंत्रता मिल जाए, इतना भरोसा था। दुर्भाग्यवश उनको सुभाष चंद्र बोस से भेंट नहीं हो सकी। और मैं नाम तो आज लेना अगर चाहता हूं तो फिर आज की परिस्थिति में उनका नाम उचित नहीं है लेना, लेकिन श्रीपाद अमृत डांगे कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता रहे, संस्थापक रहे हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट पार्टी के। उन्होंने बम्बई जाते हुए पंजाब मेल में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करा दिया और सुभाष बोस से उनकी भेंट नहीं हो सकी। वो वहां जेल में चले गए, फिर भी वो लाहौर जेल में बंद रहे और बर्फ की शिलाओं पर उनको सुलाया जाता था। जब उसमें भी नींद पड़ने लगी जयप्रकाश नारायण को तो झकझोर दिया जाता था, हाथ में जंजीरें थी, जैसे आज नक्सल लोगों को जंजीरें होती है। तो ये बड़ा सौभाग्य था देश को जयप्रकाश नारायण के जैसा आदमी जो गांधी से आजादी के बाद प्रभावित हो गए और फिर गांधी के जो सत्य अहिंसा का रास्ता था, सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव हारने के बाद, सोशलिस्ट जब हार गए 52 में, उन्होंने फिर सर्वोदय का मार्ग विनोबा भावे के नेतृत्व में अपनाया गांधी के डेथ के बाद। और फिर जब सर्वोदय आंदोलन एक तरह से अपने पड़ाव पर था तो जो बड़ा भूदान आंदोलन चला महात्मा गांधी के दूसरे सबसे आध्यात्मिक शिष्य आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, जयप्रकाश नारायण ने अपने जीवन की दान की घोषणा की थी उस भूदान आंदोलन में। और फिर जब भूदान आंदोलन का एक पड़ाव हुआ उसके बाद जयप्रकाश नारायण फिर 74 के विद्यार्थी आंदोलन पर जो हिंसा हुई थी 18 मार्च को पटने में, जो वहां बिहार नवनिर्माण आंदोलन का, गुजरात नवनिर्माण का आंदोलन हुआ गुजरात में, वहां गए और फिर बिहार के छात्रों को इन शर्तों के साथ अपना आंदोलन का नेतृत्व देने के लिए तैयार हुए। 18 मार्च के बाद 20 मार्च को उनका बयान आया था कि आप हिंसा के सहारे छोड़ देंगे। 2 शर्तें थी कि सत्य और अहिंसा के रास्ते आप चलेंगे और विवादों में मेरा निर्णय अंतिम होगा। आप निर्णय करें, मैं आपका नेतृत्व करने को तैयार हूं। शर्त यही है कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन में भरोसा रखते हैं तो मैं नेतृत्व करूंगा। और फिर वो 5 जून की वो महती सभा, जो आज तक उस सभा को कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका, इतनी आबादी होने के बाद भी आज तक उस सभा का कोई दूसरा 5 जून को उन्होंने टोटल रिवोल्यूशन का एक नया नारा जो गांधी के सिद्धांतों पर आधारित समाज परिवर्तन के लिए था उसका उन्होंने दिया और उसका विश्लेषण किया सभी उपक्रमों में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, शारीरिक, सभी सांस्कृतिक, ये सभी 7 आयामों में बांटने की कोशिश किया जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति के सहारे समाज परिवर्तन का, देश परिवर्तन का और समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए जो उनका एक सोच था गांधी का, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये भी कहा उसी 5 जून को कि लोहिया की जो सप्त क्रांति थी वही हमारी संपूर्ण क्रांति है। फिर भी जयप्रकाश नारायण जब गिरफ्तार हो गए 5 जून के बाद, जब इमरजेंसी लगी देश में, तो उन्होंने कहा कि अभी लोकतंत्र बचाने का सवाल है, संपूर्ण क्रांति हम बाद में कर लेंगे। और लोकतंत्र बचाने के ख्याल से उन्होंने जो अपना एक उपक्रम किया जिसमें उनकी किडनी खराब की इंदिरा गांधी ने, और उस इंदिरा गांधी से एक बड़ा सबब की बात है कि जब 77 में मोरारजी देसाई का जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ, शाम को लौटते हुए राजघाट से जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी से मिले जाकर, इंदिरा गांधी आश्चर्यचकित हो गई और उनकी बड़ी आवभगत की। फिर वहां से लौटकर वो गांधी पीस फाउंडेशन आए, जहां से इमरजेंसी में 25 जून की आधी रात को 3 बजे भोर में उनको गिरफ्तार करके ले गया श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने, जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। उस इंदिरा गांधी को ढाढ़स बताया कि लोकतंत्र में होता है, बहन इंदिरा कहते थे वो इंदिरा गांधी को। और फिर वहां से वो गांधी पीस फाउंडेशन चले आए। उनका असामयिक निधन आज के दिन हुआ 1979 में। मैं उस समय आरडीएस कॉलेज में सेवा दल के एक शिविर में था, वहीं से हम लोग पटना गए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वो लाखों की भीड़ जयप्रकाश नारायण का जो सपना था संपूर्ण क्रांति का, उन्होंने कहा कि अभी लोकतंत्र को वापस करना है। और 30 जनवरी 1977 को गांधी मैदान में जो उनकी महती सभा हुई, पहली चुनाव सभा, जिसका उन्होंने देश के 6 भागों में उद्घाटन हुआ, सब जगह, कहीं मोरारजी देसाई, कहीं चरण सिंह, कहीं आचार्य कृपलानी, और जयप्रकाश नारायण ने पटना में उसका उद्घाटन किया 30 जनवरी 1977 को। उन्होंने कहा कि अभी देश के सामने 2 ही समस्या है, एक तानाशाही की और दूसरा लोकतंत्र बचाने की। जिसको जनता पार्टी को वोट देना है वो लोकतंत्र बचाएं, जिसको इंदिरा गांधी के साथ जाना है वो तानाशाही का साथ। और वो विजयी उनके नेतृत्व में हुई। अभी संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन उनका था वो आगे के पड़ाव के लिए चल रहा है। इतना ही मुझे कहना है जयप्रकाश जी। जी ब्रजेश जी, आपने बहुत अच्छा विस्तार से बताया है। और हमारे साथ सुरेंद्र
कुमार जी जुड़ गए हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपका परिचय मैं बता चुका हूं। आप पूर्व सचिव गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली रह चुके हैं। आपका सौभाग्य रहा है, आप मोरारजी देसाई के साथ काम किए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संपूर्ण क्रांति की पृष्ठभूमि कैसे बनी, क्या थी संपूर्ण क्रांति की पृष्ठभूमि? आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी से मैं जानना चाहता हूं। हेलो जी हाँ, बोलिए। हेलो। संपूर्ण क्रांति की पृष्ठभूमि कैसे बनी? जी, ये आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, आवाज अच्छा, बोलिए बोलिए। आपने आज जो विषय, हाँ बोल रहे हैं आपने आज जो विषय रखा है जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और उसके उत्तराधिकारियों की भूमिका और कहाँ तक उस आंदोलन का उद्देश्य सफल हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जिनसे आपका उत्तराधिकारी होने का आप ये बात कर रहे हैं, हम उनका कोई जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के उत्तराधिकारी के रूप में उनको मेरे जैसा व्यक्ति नहीं मानता है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के 1974 के आंदोलन के बाद गंगा में काफी पानी बह गया और उसके बीच में एक जो आंदोलन हुआ था और विश्वनाथ जो वोफर्स आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उस वोफर्स आंदोलन के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और देवीलाल थे। आज के जो तमाम नेता बिहार में अपने को जयप्रकाश नारायण के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैं कहीं देवीलाल और विश्वनाथ प्रताप सिंह के ज्यादा नजदीक मानता हूं। जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाने के अतिरिक्त और जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के अतिरिक्त इन लोगों की कोई भूमिका जयप्रकाश नारायण के साथ नहीं है। न जयप्रकाश नारायण ने जिन संस्थाओं को खड़ा किया संपूर्ण क्रांति के लिए और समाज में परिवर्तन के लिए, उनके साथ इनका कोई योगदान है, न इनके साथ इनका कोई वो महत्व देते हैं। आज की परिस्थिति में जो पूरी राजनीति सामाजिक न्याय के नारे के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने के बाद पूरी तरह से जात के आधार पर बदल गई। कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टी भी जो वर्ग संघर्ष पर विश्वास करती थी, वह भी जातीय आधार पर विश्वास करने के कारण आज समाज से उखड़ गई। आज जितने अभी आप बिहार का चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से लेकर के कांग्रेस और दूसरे सारे उम्मीदवारों को आप देख सकते हैं कि उनको किस सिद्धांत और किस निष्ठा के आधार पर वहां टिकट का वितरण हो रहा है। सिर्फ जातीय आधार पर कास्ट सोशल इंजीनियरिंग एक नया टर्मिनोलॉजी निकला। उस टर्मिनोलॉजी के आधार पर कहीं पिछड़े, कहीं अति पिछड़े, कहीं माफिया, कहीं ठेकेदार, इन लोगों को सारी पार्टियां टिकट दे रही है। तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन तो उसी जगह मूलभूत रूप से हार गया। जिस दिन से जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाई गई जनता पार्टी की सरकार 79 में समाप्त हो गई, आपसी लड़ाई की वजह से, आपसी कलह की वजह से, घटकबाजी की वजह से, कोई लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी, तत्कालीन भारतीय जनसंघ के लोगों ने प्रत्येक राज्य में अपना अपना मुख्यमंत्री बांट लिया और जनता पार्टी और संपूर्ण क्रांति के हितों के अतिरिक्त उन्होंने काम अपने अपने हितों को साधने के लिए शुरू किया। तो आज हम इस बात को कैसे मान सकते हैं? और आपका जो ये प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के वारिस कितने खरे उतरे, जयप्रकाश नारायण को तो मैं इनको जयप्रकाश नारायण का वारिस ही नहीं मानता हूं। और खड़े हुए उतरने का प्रश्न तो तब पैदा होता है जब ये जयप्रकाश नारायण से किसी तरह से मिले हो। आपको याद होगा कि आपातकाल के आने के पूर्व जयप्रकाश जी ने बात कही थी कि गांव कट गया होगा, गाँव में आवाज नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जनता सरकार नहीं बनी,
जी आवाज जा रही है कि नहीं? जी हाँ, आ रही आवाज, बोलिए बोलिए आवाज जा रही है? बोलिए सर, बोलिए, बोला जाए, बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही। का जो आंदोलन नेतृत्व ग्रहण किया था और 4 यशेंद्र जी, सर की आवाज पुनः कटने लगी है। मैं चाहता हूं कि सर ने जिस तरह से नकारा है कि वो आंदोलन से उपजे नायक उनके विचारधारा से नहीं जुड़े थे, वो उनके नायक थे ही नहीं, उनके अनुयायी थे ही नहीं। बिहार के निर्माण की बात जो आंदोलन में हुई थी, उसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? आचार्य राममूर्ति की लिखी हुई किताब शिक्षा एवं संस्कृति को जाकर के देख सकते हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब जयप्रकाश नारायण कर्पूरी जी को बुलाते थे कि बिहार का क्या नक्शा होना चाहिए, तो कर्पूरी जी कभी अकेले। यशेंद्र जी, सर ने नकार दिया है कि वो जो नायक निकले आंदोलन से, वो नायक उनके थे ही नहीं। हेलो, क्या सवाल है? कुछ कह रहे हैं आप? हेलो, जी हाँ, हाँ बताइए क्या कर रहे हैं? जी जुड़ गए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप छात्र नेता रहे हैं। ऐसा है ना कि जो बात आवाज आप क्या उनको म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो आवाजें गूंज रही हैं। अमित जी आ रही है, जो संचालक जो सुन रहे हैं खुद ही म्यूट कर दें। यशेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी हाँ, मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, जिस तरह से सर ने नकारा है कि उनके आंदोलन से निकले जो नायक थे वो उनके नायक थे ही नहीं, वो देवीलाल के अनुयायी थे, क्या कहना है आपका? देखिए, इतने वरिष्ठ श्रद्धेय ब्रजेश शर्मा जी, उसके बाद श्रद्धेय सुरेंद्र प्रसाद जी ने जो बातें कही हैं, वो उन्होंने जयप्रकाश आंदोलन को पूरा देखा है। हम लोग तो बहुत छोटे बच्चे थे, तो उनका जो है वो कुछ समकालीन आवाजें बहुत आ रही हैं नीरज जी। सभी आप अपने आप को म्यूट कर लें अगर, तो अच्छा रहेगा। हम अपनी बात को जारी रखें। हेलो नीरज जी, जी रखिए, जारी रखिए। आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है सर, आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है सर। अब तो जयप्रकाश जी का जो आंदोलन 18 मार्च जी, आप अपनी पूरी बात जो 18 मार्च 1974, हाँ रख रहा हूँ, आप मौका देंगे, मैं जरूर रखने की कोशिश करूंगा। 18 मार्च 1974 को जो आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें पटना में लाठीचार्ज और दमनात्मक कार्रवाई के बाद काफी हिंसा हुई, उसके बाद छात्रों ने जयप्रकाश जी से अनुरोध किया कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व लें। 8 अप्रैल 1974 को एक मौन जुलूस जयप्रकाश जी के निवास स्थान कदम कुआं से चल करके गांधी मैदान तक आया, जहां लोगों के हाथ बंधे हुए थे और जुबान पे काली पट्टी लगी हुई थी। सब लोगों ने ये बात कहा कि अहिंसक ढंग से इस आंदोलन को हम लोग ले चलेंगे, और जयप्रकाश जी ने उनके छात्रों के और छात्र संघर्ष समिति के इस आश्वासन के बाद आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। उसके बाद से उन्होंने इस बात की पूरी पाबंदी रखी कि राजनीतिक दलों का प्रवेश इसमें नहीं होगा।
और राजनीतिक दल के जो लोग आएंगे भी वो अपनी राजनीतिक उनका जो विश्वास है, राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उसको छोड़ करके पूरी तरह के आंदोलन के प्रतिबद्धता के साथ शामिल होंगे। उसी क्रम में 5 जून 1974 को गांधी मैदान के अंदर एक महती सभा हुई। ऐसा कहा जाता है कि आज तक उतनी बड़ी सभा कभी नहीं हुई, और उसी में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश जी ने दिया और कहा कि आज का छात्र आंदोलन से संपूर्ण क्रांति की ओर आगे बढ़ना है और बिहार का नव निर्माण करना है। उसके बाद आंदोलन के क्रमशः बढ़ता चला गया। 2, 3, 4 अक्टूबर को बिहार की संपूर्ण बंदी, 4 नवंबर को पटना में प्रदर्शन जिसमें जेपी को लाठी लगी और नानाजी देशमुख, श्यामनंदन मिश्र और इसी शहर के प्रोफेसर उदय शंकर ने जयप्रकाश नारायण को लाठी से बचाया, पुलिस की लाठी से, नहीं तो शायद उनकी हड्डी पसली भी उस दिन टूट जाती, ऐसी स्थिति थी। तो ये आंदोलन इस क्रम से बढ़ रहा था। उसी क्रम में उन्होंने जनता सरकार रचनात्मक काम का भी आह्वान किया कि अगर समृद्ध बनाना है लोगों को तो जनता सरकार बनाए और जनता अपने हाथ में सारी व्यवस्था को ले और जो सरकारी नियंत्रण में चल रहे हैं उनको भी लेकर के चले। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि छात्र संघर्ष समिति के तत्कालीन लोग और आंदोलन के लोगों ने रचनात्मक कार्य क्रम में बहुत कम रुचि लिया और ऐसा लगा कि आंदोलन ठंडा पड़ रहा है। और इसी बीच में ये गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था और मोरारजी देसाई के उपवास करने से गुजरात विधानसभा को भंग किया गया। तो फिर आंदोलन को एक नई गति मिली और फिर कुछ थोड़े दिनों के बाद जब गुजरात में उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में जनता मोर्चा बना करके जो विपक्षी लोग थे उनकी सरकार बनी। इसके साथ ही उसी दिन इंदिरा गांधी के कोर्ट का फैसला भी 12 जून को इलाहाबाद कोर्ट से आया। तो इन कारणों से राजनीतिक परिस्थितियां काफी बदली। जब प्रधानमंत्री ने इलाहाबाद फैसले के विरुद्ध जो उनके विरुद्ध गया था त्याग पत्र देने से मना कर दिया तो विपक्ष दल के लोगों ने, जन संघर्ष समिति के लोगों ने, छात्र संघर्ष समिति के लोगों ने इस पर दबाव बनाने के लिए कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, एक आंदोलन का एक दूसरा टर्न ले लिया और इंदिरा गांधी ने ये जयप्रकाश नारायण को चुनौती दी कि अगर जिस किसी को आना है तो चुनाव के मैदान में आए और चुनाव के मैदान में इस बात को सिद्ध करे कि हम जनता किसके साथ है। जयप्रकाश नारायण ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद वो चुनाव के मैदान में भी आने को तैयार हो गए। गुजरात में उसकी एक झांकी आई लेकिन बाद में चल करके आपातकाल लगा दिया गया। हिंदुस्तान के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके हिंदुस्तान के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया और एक बिल्कुल परिस्थिति बहुत ही दूसरे तरह की हो गई। उसको समायोजित करने के लिए वहां एक लोक संघर्ष समिति का निर्माण किया गया और 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर से लोक संघर्ष समिति के नेतृत्व में आपातकाल के विरुद्ध में सत्याग्रह हुआ। हजारों लोगों ने गिरफ्तारी दी। तो और फिर आपातकाल हटा, तब तक चुनाव की चुनौती सामने थी। चुनौती को स्वीकार करने के बाद जल्दी में जनता पार्टी बनाई गई और उस जनता पार्टी का उस चुनाव में काफी जीत हुआ। लेकिन कहाँ गड़बड़ी हुई मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हम लोग राजनीति करते हैं तो उसमें दूर के लक्ष्य को सीमित करके तो तुरंत का जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग अग्रसर हो जाते हैं। बाबू जगजीवन राम जिन्होंने इमरजेंसी का बिल पायलट किया था पार्लियामेंट के अंदर में, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके कांग्रेस पर डेमोक्रेसी बना करके जनता पार्टी के साथ सहयोग करना की बात की। ऐसा वातावरण बना जिस वातावरण से जगजीवन राम पीछे रहने के लिए तैयार नहीं थे, आगे आकर के उसका नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हो गए और इनके माध्यम से बहुत सारे ऐसे तत्व आए जो आंदोलन के विरोधी थे और आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के और आपातकाल के आंदोलन में साथ नहीं दिया था।
तो बाद में चलते सत्ता का खेल शुरू हो गया। सत्ता के खेल में जो हमारे नेता थे विभिन्न घटकों के, वो मानने लगे कि साहब इंदिरा गांधी तो समाप्त हो गई है, और इंदिरा गांधी के समाप्त हो जाने के बाद अब ये खेल तो हम लोगों का है और हम आपस में खेल रहे हैं और सत्ता ऐसा काबिज हो जाए कि आगे 20-25 वर्षों तक हम इस सत्ता पर काबिज रहें। इस लड़ाई में जो जनता पार्टी अच्छी काम कर रही थी दिल्ली में, कम से कम जो संविधान में संशोधन करके आपातकाल का में जो किए गए थे संविधान के विरुद्ध में, उन संशोधनों को रद्द करके ये सारा काम जब चल रहा था, जो कुछ बातें हो रही थी, लेकिन इसी बीच में ये बात उठी और जनता पार्टी टूट गई आपसी कला के कारण। सर मैं पुनः आपके पास आता हूं, सर मैं पुनः आपके पास आता हूं। मैं अभी बंद कर देता हूं 2 लाइन में। अच्छा, नहीं आपको रुकना है, डिबेट में और रहना है। बारिश की बात बंद, चलिए आगे बढ़ाइए। जी बोलिए, आगे बढ़ाइए। मैं यहाँ रुकता हूँ, आगे बढ़ाइए। जी अच्छा, जी अच्छा। हरेंद्र जी आ गए हैं, उनको बोलिए। हरेंद्र जी जुड़े थे, फिर से अदृश्य हो गए हैं। यशेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आधुनिक भारत के निर्माण में लोकनायक का क्या स्वप्न था? प्रकाश डालें। दिनकर ने हमसे प्रश्न है, था बहुत, तो मुझे याद है जब यशेंद्र जी से ये ब्रजेश जी को आपने कहा है कि हमसे कहा है? नहीं भाई, यशेंद्र जी से बोला है सर, यशेंद्र जी से। पता नहीं वो देख रहे थे। बोलिए यशेंद्र जी, मोबाइल है ना, मोबाइल पे सब लोग बोलिए यशेंद्र जी। जी मुझे याद है कि मैं 1974 की क्रांति में छोटा बच्चा था और जयप्रकाश नारायण के घर के बिल्कुल पास ही हम लोग रहते थे जब, और एक आग सा जो उठा था और जेपी जब जसलोक अस्पताल से आए तो हम लोग मैं भी उसमें शरीक था, खिड़की से लटक करके संपूर्ण क्रांति हमारा है, भावी इतिहास हमारा है। और 1946 में ही रामधारी सिंह दिनकर ने कह दिया था कि वह देखो भविष्य। 1946 में जयप्रकाश नारायण जी पर एक प्रेडिक्शन ही किया था कि वह देखो भविष्य पुकार रहा, वह दलित देश का त्राता है, स्वप्नों का दृष्टा जयप्रकाश भारत का भाग्य विधाता है। लेकिन देखिए अब क्या होता है कि कोई आंदोलन होता है, कोई घटना घटती है इतनी बड़ी, तो एक वक्त बीत जाने के बाद जो उसका परिणाम मिलने लगता है, हम लोग को मिल चुका होता है, तो उसका विश्लेषण एक अलग दृष्टिकोण से हम लोग कर पाते हैं कि वो आंदोलन कितना सार्थक हुआ, क्या उसकी कमियां थी और क्या नहीं। तो मैं देखिए जयप्रकाश जी खुद तो एक महान अद्वितीय व्यक्तित्व थे, एक सच चरित्र, देश के प्रति बिल्कुल उन लोग का जो कमिटमेंट था वो बेमिसाल है, उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि कोई अगर हम बहुत बड़ा सामाजिक काम करते हैं, तो जैसा अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कहा श्रद्धेय सुरेंद्र जी ने कि सामयिक टेम्पररी गोल के लिए हम दूरदृष्टि कई बार हम लोग छोड़ देते हैं, तो उससे होता क्या है कि जो इमीडिएट जो गेन हमें होता है वो भी नष्ट हो जाता है। तो मैं एक अलग नजरिए से थोड़ा, मैं जिस नजरिए से मैं जयप्रकाश आंदोलन को देखता हूँ, उन्होंने तो जो स्वप्न देखा सब कुछ किया, लेकिन उनके स्वप्न में बड़ी मतलब उनके प्रति पूरा सम्मान, मेरे भी एक वो आदर्श है, सम्मान और श्रद्धा से मैं कहना चाहूंगा उसमें विकल्प क्या होगा और विकल्प के जो लोग होंगे वो किस प्रकार के होंगे, और उसका कोई प्रावधान नहीं था, ये उन्होंने सोचा नहीं, वो सोच नहीं पाए। तो उनकी सारी जो लीडरशिप थी वो लोकतंत्र पे केंद्रित थी कि इमरजेंसी को हटाना है और इन लोगों को बिठाना है, कोई उनका विकल्प, लेकिन वो विकल्प कैसा होगा। और देखिए एक बात, हम लोग पिछले 100 साल की जो राजनीति भारत में हुई है, आजादी के आंदोलन को ले लें, उसको इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूं, हम लोग सब कुछ पर फोकस रहे, हिंसा, अहिंसा, सत्याग्रह, लेकिन एक उसमें काम कौन करता है? मनुष्य ही काम करता है ना, व्यक्ति काम करता है। व्यक्ति में अगर अहंकार है, व्यक्ति का अगर चरित्र नहीं है,
चरित्र से वो पतित है, वो उसमें दंभ है, उसमें ईर्ष्या है, उसमें त्याग की प्रवृत्ति नहीं है, और हमेशा आई मी एंड माई सेल्फ, ये प्रवृत्तियां अगर मानसिक विकृतियां एक व्यक्ति के अंदर हैं तो वो नेता नहीं हो सकता। तो देखिए, पहले से जो लोग थे, जो महान नेता आजादी के आंदोलन में हुए, वो भले ही कुछ उनका जो चारित्रिक स्थिति थी, उनका जो मूल्य थे, जीवन मूल्य, वो बहुत उच्च कोटि के मूल्य थे। सब त्याग की बात करते थे, गांधी जी ने सब कुछ त्याग दिया और बड़े बड़े सत्याग्रह और अहिंसा आदि की बात करते थे। बट एक व्यक्ति के अंदर ये गुण कैसे आते हैं, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या एक व्यक्ति में संस्कार कैसे गठित हो, कहाँ से आएगा? क्योंकि मनुष्य देखिए जन्म लेता है, मैं बिल्कुल एक अलग पक्ष की ओर ले रहा हूँ कि मनुष्य जन्म लेता है, उसके जो संस्कार गठित होते हैं वो परिवार से आते हैं, वो शिक्षा से आते हैं। तो मुझे इस बात पर बहुत रिजर्वेशन है। मैं चाहूंगा इसको अवलोकन करें कि छात्रों को जो आह्वान किया गया कि आप शिक्षा को छोड़ करके आ जाओ आंदोलन में, तो वो कितना उचित था या अनुचित था, मुझे लगता है इस पर एक पुनर्विचार करने की जरूरत है। शिक्षा में अगर बच्चा है तो वो सिर्फ नौकरी के लिए तो नहीं दिया कि नौकरी उसको उसके संस्कार गठित होते हैं, वो जीवन मूल्यों को समझता है। तो बिना इन सब मूल्यों के समझे हुए सिर्फ आंदोलन में आप उतर जाएं और हंगामा और असहयोग करने लगे, तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा ये भी तो नेता को समझना होगा। अगर मैं स्वप्न देख रहा हूं तो मेरे पास विकल्प होना चाहिए कि वैसे लोग मैं कहां से लाऊंगा, क्या मेरे पास वो विकल्प, वो लोग हैं, वो सहयोग तो करना पड़ेगा। मान लीजिए एक सीमा पर आज चीन से तनातनी चल रही है और एक बटालियन वहां पर मौजूद है, तो उस बटालियन को उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, उसको हटाने के पहले आपके पास एक विकल्प दूसरी बटालियन होनी चाहिए ना वहां पर। उस पर मुझे लगता है उस स्वप्न में विचार नहीं था। और संपूर्ण क्रांति देखिए का अर्थ होता है सिर्फ सरकार बदलना नहीं, लोग बदलना नहीं, चारित्रिक परिवर्तन। बड़े बड़े मूल्य जीवन में जो जिएगा, जिसमें ईर्ष्या को जिसने जीत लिया है, जो अहंकार को जीत लिया है, ऐसे जो मानसिक कुप्रवृत्तियां हैं, इसको जो जब तक जीतेगा नहीं वो नेता नहीं बन सकता। और इसी पर मेरा एक, जो हम लोग बार बार समाजवादी शब्द यूज करते हैं कि वो एक समाजवादी थे, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि कोई व्यक्ति जो समाज का कल्याण नहीं सोचता है, समाजवादी नहीं है, वो नेता ही कैसे है? दुनिया का हर नेता जो जन सेवा करना चाहता है वो समाज का ही तो भला सोचता है, तो हर कोई समाजवादी है। समाज का कल्याण जो न सोचिए वो समाजवादी नहीं है, वो कौन सा नेता हो सकता है? वो तो नेता, लीडर नहीं हो सकता है। तो जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में जो मैं देखता हूँ कि विकल्प पर कोई विचार नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था, कैसे लोग आएंगे, उनका चरित्र कैसे होना चाहिए था। अभी आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने और ब्रजेश शर्मा जी ने भी बोला कि जो लोग आए वहां पर उन्होंने शर्त रखा कि शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, हिंसा नहीं होगी, सब आप मैं एक्सप्लेन करूँ। जी हाँ, यशेंद्र जी, मैं ब्रजेश शर्मा जी के पास आना चाहता हूँ। जी सर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज इस चर्चा में आप जैसे लोगों का सानिध्य मिल रहा है। मेरी जो उत्सुकता है वो पूरी हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से हमारा जो विषय था कि लोक नायक के आंदोलन से उपजे नायक बिहार के लिए कितने लायक। सुरेंद्र कुमार जी ने एक ही शब्दों में नकार दिया कि उनके आंदोलन से उपजे ये नायक थे ही नहीं। अगर नहीं थे उनके नायक, कथा कथित नायक ही मैं समझता हूं अगर उनको, तो वो कितने लायक हुए, उनकी विचारधारा को कहां तक लेकर गए। देखिए मैं पहले भी आपको कहा कि जो 30 जनवरी को जो सभा हुई उसमें जयप्रकाश नारायण जी और जगह पर मोरारजी देसाई, आचार्य कृपलानी वगैरह ने जो बात कही, ये लोकतंत्र बचाने का मौसम है, संपूर्ण क्रांति हम बाद में करेंगे, मगर उससे उपजी हुई जो सरकार बनी उसने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया,
उसने फिजूल खर्ची पर रोक लगाई मोरारजी देसाई की सरकार ने, और उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के तहत जो कड़े कानून बनाए थे 6 साल की अवधि बढ़ाने का, उसको 43वें और 44वें संविधान संशोधन से ठीक ठाक किया मोरारजी देसाई की सरकार ने। महंगाई पर नियंत्रण हो सकता है, प्रधानमंत्री ने इसको साबित कर दिया। मगर आज के फिनोमेना में मनमोहन सिंह से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री महंगाई को दूर करने के काम में असफल हो रहे हैं और उनसे महंगाई रुक नहीं रही है। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार ने महंगाई को रोक कर ये बता दिया कि महंगाई रोकी जा सकती है। इसलिए मैं मानता हूं कि जयप्रकाश नारायण का वह आंदोलन जो एक तरह से सत्ता परिवर्तन के आंदोलन में बदला, वो आंदोलन आंशिक रूप से ही सफल हुआ, मगर वह राजनीति की सूचिता को साबित करने में वह आंदोलन सफल हुआ 1977 से लेकर 80 के बीच में। और बाद के दिनों में जो कुछ भी लोग अभी नायक बने हैं, ठीक सुरेंद्र भाई ने कहा कि वो देवीलाल और विश्वनाथ प्रताप के समय की उपज के नायक हैं, और इन लोगों ने जयप्रकाश नारायण का और जो गांधी का सिद्धांत जिस पर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को आगे बढ़ाया, आज किस तरह से टिकट का वितरण हो रहा है, किन किन लोगों को टिकट दे रहे हैं, बाहुबली को, पैसे वाले को, पैसा जहां से भी लाया हो, जिस चोरी के रास्ते से लाया हो, उसको टिकट देने का ये पैमाना है। और अपने ही दल के अच्छे कार्यकर्ता को, चूंकि वो ईमानदार है, उसको टिकट देने से ये भागते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि बिना रुपया के कोई काम नहीं होगा। इसलिए वर्तमान में जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन से उपजे हुए जिन नेताओं की आप बात करते हैं अभी तत्काल, जो राज्य के 30 वर्षों से शासन में काबिज दखिल हैं, ये 77 में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे, चूंकि इस पर नियंत्रण बड़े नेताओं का था जो ईमानदार और सिद्धांत पर चलने वाले थे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो काम हुआ, संयोग एक खराब हुआ कि दोनों ईमानदार नेता मोरारजी और चरण सिंह आपस में किन्हीं कारणों से आपस में उनको मतभेद हो गया, टकरा गए। लेकिन उन लोगों ने जो सरकार को चलाई 3 साल में, वो भारत के इतिहास के लिए एक अनोखा है, और वैसी सरकार कभी आई नहीं उसके बाद। इसलिए मैं मानता हूं कि लोकतंत्र बचाने का जयप्रकाश नारायण का जो सपना था, जो कहा उन्होंने कि अभी लोकतंत्र बचा लो, इमरजेंसी लग गई है, इस लोकतंत्र को बचाने का सपना मोरारजी देसाई की सरकार ने पूरा किया, भ्रष्टाचार को न्यून किया और महंगाई पर संपूर्ण रूप से रोक करके बेरोजगारी दूर करने के लिए बिहार में तो गांधी मैदान में बुलाकर हजारों लोगों को नौकरी दिया सर्टिफिकेट के आधार पर। इसलिए जो हमारी मांगे थी, उन मांगों को जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र यदि पढ़ा जाए 77 का, तो 10 साल का उन्होंने वादा किया था, 10 साल में इस देश से हम संपूर्ण समस्या का समाधान करेंगे। अगर समाधान हमने नहीं किया तो हमको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश बीच में ही टूट गया। लेकिन 3 साल का वह कार्यकाल ये साबित करता है कि महंगाई पर नियंत्रण हो सकता है। जो विगत दिनों में प्रधानमंत्री सब कहते रहे हैं कि ये तो विश्व की घटना है, ये महंगाई रुक नहीं सकती, मोरारजी ने उसको साबित करके दिखाया। इसलिए मैं मानता हूं, या सुरेंद्र भाई की जो राय है कि आंशिक सफलता मिली, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र बचाने का जो आंदोलन हुआ था, एक तरह से इमरजेंसी के कारण जो लोकतंत्र का आह्वान हुआ कि इसको बचा लो, पहले संपूर्ण क्रांति बाद में करेंगे, उस आंदोलन में एक तरह से अपनी सफलता प्राप्त की। और सूचिता के आधार पर किसी को राजनीति में आनी है, उसको भी उसने साबित किया उस सरकार ने कि सूचिता हो सकती है, फिजूल खर्ची को रोका जा सकता है। मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको साबित करके उस आंदोलन को एक नए सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की ओर ले गए, और उन्होंने साबित कर दिया कि सरकारें अच्छी हो सकती है यदि लोग अच्छे हों। इसलिए सुरेंद्र भाई की इस राय से मैं सहमत हूँ कि किन तरह के लोगों को टिकट मिल रहा है। सभी सर बीच में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं पूछ लेना चाहता हूं आपसे। जी, जिस तरह से आप बात कह रहे हैं कि मोरारजी देसाई ने उनके सपनों को साकार किया, वो सरकार थी जो आंशिक सफलता पाई, और सुरेंद्र बाबू जिस तरह से कह रहे हैं कि उनके कोई नायक, उनके अनुयायी है ही नहीं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो क्या उनके विचारधारा के नायक विलुप्त हो गए हैं? अभी वर्तमान राजनीति में उनके विचारधारा के कोई नायक नहीं है, कोई संवाहक नहीं है। वर्तमान में जो उनके विचारधारा के संवाहक, वर्तमान में सभी जो लोग सामने आ रहे हैं वो दलाली में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने का नारा केवल है, भ्रष्टाचार चरम पर है, नौकरशाही चरम पर है, और ये नौकरशाही ही भ्रष्टाचार की जड़ में मुख्य कारक है, जिसको मोरारजी देसाई ने उसको घुटने टेका दिया था। उस नौकरशाही ये साबित कर दिया था 77 में
कि नौकरशाही न्यून हो सकती है, उसका कुछ नहीं चलेगा लोकतंत्र में। लोकतंत्र में लोक प्रमुख है, नौकरशाही प्रमुख नहीं है, जिसको नाम दिया गया नौकर और शाही। ये नाम ही मोरारजी देसाई ने मिटा दिया था कि जनता, हम लोग उस समय एसपी कलेक्टर की गाड़ी को घेर लेते थे। मोरारजी देसाई का एक सर्कुलर आया था, यही कलेक्टर की बीवी को हमने पकड़ लिया था 9 आदमी ने, गलत ढंग से सरकारी वाहनों के उपयोग करने के कारण। बाद में सस्पेंड भी हुआ वो कलेक्टर, चल नहीं सका, क्योंकि उस समय सर्कुलर आया था कि कोई सरकारी वाहन का उपयोग नहीं कर सकता है परिवार के कामों में, कोई सब्जी खरीदने नहीं जा सकता है। अभी तो उसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है। और आज की तारीख में जयप्रकाश नारायण के सपनों का जो भारत है, जो गांधी के सपनों का ही भारत है, उसको वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये सफल ये पूरा करने में असमर्थ हैं। और मैं कह सकता हूं इस समय राजनीति का तकाजा है एक, कि देश को एक नए पॉलिटिकल इथॉस की जरूरत है, और उस नए पॉलिटिकल इथॉस जिसमें राजनीतिक मूल्य जनता के साथ जुड़ी हुई हो, वैसे लोगों को आगे आने की जरूरत है। क्योंकि देश रहेगा, समाज रहेगा, भारत रहेगा। राजनीति में सूचिता का अभाव हो सकता है, मगर राजनीति को फिर से ठीक करने के लिए हमको उस गांधी के और जयप्रकाश के और उस 77 की सरकार बनी थी उसके लाइन पर चलने के लिए प्रयास करना चाहिए। तब हमको लगता है कि लोकतंत्र में जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात जयप्रकाश नारायण ने की थी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लोकतंत्र के इस अभ्यास ने इसको साबित कर दिया। ब्रजेश शर्मा जी, एक सवाल और। जी, बिहार स्वाभिमान आंदोलन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार स्वाभिमान आंदोलन समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करा रही है, डिबेट करा रहा है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के लिए आपका क्या संदेश होगा? बिहार स्वाभिमान आंदोलन की यही संदेश क्या, मेरा आग्रह भी है, अनुरोध भी है, सुझाव भी है कि बिहार का स्वाभिमान आंदोलन इन नेताओं को जो 74 के नाम पर अभी कह रहे हैं, इनमें 74 को कोई पुट न है, इनके खिलाफ पैसे इकट्ठा करके करोड़ों पर कमा लिए हैं। इनकी संपत्ति की जांच जब तक कराने के लिए आंदोलन नहीं हो सकता है, तो फिर बिहार स्वाभिमान आंदोलन का अर्थ क्या होगा? इसलिए इस सवाल को उठाना चाहिए। इन नेताओं की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, जिनको ही टिकट देते हैं वो करोड़ों रुपया कमा के भ्रष्टाचार के आधार पर जो इनके टिकट मारते हैं रुपया लेकर। इसके खिलाफ स्वाभिमान आंदोलन को आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान में भी चिन्हित करना चाहिए कौन कौन पैसे वाला है, कौन कौन गुंडा है, कौन कौन गलत ढंग से पैसा कमाता है और राजनीति में पैसे देकर टिकट प्राप्त करता है। उसके खिलाफ जनता हमारी बात सुने या ना सुने, हमारा ये कर्तव्य है कि जनता को बतावे जिनको वोट नहीं दिया, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार क्यों नहीं हो। तभी बिहार स्वाभिमान आंदोलन आगे बढ़ सकती है। इतना ही मुझे कहना है सर। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के लिए आपका क्या संदेश है? पूछ रहे हैं ना जी, बिल्कुल जो सबसे जरूरी चीज जी हाँ, वो है स्वाभिमान। बिहार स्वाभिमान, जब तक हमारा स्वाभिमान नहीं जगेगा, आत्मगौरव नहीं जगेगा, तब तक हम लोग जितनी हम लोग का जो आम जनता में जो एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग जो बोल रहे हैं कि नेताओं के पास, अफसरों के पास पूंजी जमा है और इतने करप्ट है, आम जनता से ज्यादा करप्ट कौन है? एक छोटे से सचिवालय में चले जाएगी, छोटा किरानी है, छोटा क्लर्क है, छोटा अफसर है, जो डॉक्टर है, शिक्षक है, कौन करप्ट नहीं है? तो ये स्वाभिमान जब जगेगा कि नहीं, अपना एक गौरव की मुझे ये नहीं करना चाहिए, चेतना बहुत जरूरत है, तभी तो जयप्रकाश की जो विचारधारा थी, जो करना चाहते वो कोई कैरी करेगा। क्योंकि जो नायक जो है, जो हमारे वरिष्ठ जो चर्चा करने वाले जो बोल रहे हो, बिल्कुल अक्षरशः सही बोल रहे हैं। कोई नायक उनकी विचारधारा का कोई वाहक हुआ ही नहीं, छिटपुट जो काम कर रहे हैं, कोई नहीं था उनकी जो विचारधारा को, क्योंकि जयप्रकाश के लायक, उनके ऐसा चरित्रवान, उसके ऐसी सोच वाला कोई लीडर ही नहीं था, हुआ ही नहीं है आज तक। तो ये स्वाभिमान नहीं है ना। देखिए, स्वाभिमान का बड़ा अर्थ बहुत सुंदर है। हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमको ये फील होना चाहिए ना कि हम, मेरा पतन सा महसूस हो रहा है और मुझे आत्मगौरव होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट होगा, तो मैं रुश्वत नहीं दूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि क्या सही है गलत। तो स्वाभिमान आंदोलन की सार्थकता ये कि हम जगाएं, वैसे नायकों को सामने लाएं, जैसे आज का जो कार्यक्रम कर रहे हैं। हम बिहार स्वाभिमान आंदोलन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा
ऐसे नायकों को लाएं, उनको सामने रखें, अपने को आईने में देखें। जयप्रकाश नारायण के आदर्शों के सामने आज हम कहाँ हैं? वो नायक उनके बाद के वो थे और आज हम कहाँ हैं? जो उनकी कोई कैरी नहीं कर रहा, क्या हम कैरी कर रहे हैं? हम अपने को आईने में जयप्रकाश नारायण को रख करके वैसे नेताओं को, सुभाष चंद्र बोस को सामने रखें, जयप्रकाश जी को किस आदर्शों पे वो चले, उनका व्यक्तिगत जीवन। हम क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्या कमी है, क्या करना और कैसे दूर रहना? और इसके लिए जयप्रकाश जी की एक बहुत बड़ा गुण है, वो है पराक्रम का, जो आज के समाज से, बिहार के समाज से विलुप्त हो गई है। वो है, यदि अन्याय हो रहा है, यदि शोषण हो रहा है, यदि गलत हो रहा है, तो घर पे बैठे मत रहो, अपना उतरो मैदान पर और रेसिस्ट करो, उसको रोको। यशवंत जी बहुत खूब। मैं अब आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी के पास पुनः आना चाहता हूं, जो हमारे धरोहर हैं, उनको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने सीधे सीधे नकार दिया था कि उनके आंदोलन का कोई नायक अभी है ही नहीं, और जब मैं मानता हूं कि वो तथाकथित नायक ही हैं, तो फिर लोकनायक की विचारधारा के संवाहक अभी कौन है? सुरेंद्र कुमार जी हमसे कट गए हैं, न ब्रजेश जी दिख रहे हैं। यशवंत जी, तब तक आप आगे और बताएं, इनके जुड़ने तक हम इंतजार करते हैं। आ गए। सुरेंद्र कुमार दिखने लगे हैं। बोलिए सर, मैं पुनः आपके पास आ रहा हूं सुरेंद्र कुमार जी। मेरी आवाज आपको मिल रही है? वर्तमान समय में लोकनायक के विचारधारा के संवाहक कौन है? कहां उनकी विचारधारा है? कौन उसको लेकर चल रहे हैं? सुरेंद्र कुमार जी हमारी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। ब्रजेश शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, हम सुन पा रहे हैं। हेलो, तो चलते चलते बताइए जी। हेलो, वर्तमान समय में लोकनायक की विचारधारा को लेकर कौन चल रहे हैं? उनकी विचारधारा के संवाहक कौन है? कोई नहीं है इस समय, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस समय नहीं है जी। इस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके विचारधारा के आधार पर नहीं चल रही है। बड़ी बात एक ही शब्दों में कह दिया कि कोई पार्टी उनकी विचारधारा को लेकर नहीं चल रही है। ऐसे बड़े नेता, ऐसे लोकनायक जिन्होंने परिवर्तन चाहा तो परिवर्तन लाकर उन्होंने साबित कर दिया, एक बड़ा छात्र आंदोलन दिया, लेकिन आज उनके साथ काम करने वाले लोग, उनके विचारधारा के लोग यह कह रहे हैं, यह मान रहे हैं कि कोई भी पार्टी जो अपने आप को समाजवादी कहती है उनकी विचारधारा को लेकर चलने वाले नहीं है। कोई भी पार्टी उनकी विचारधारा को लेकर नहीं चल रही है। ये बड़ी दुख की बात है। जिस पार्टी ने बिहार में से संपूर्ण क्रांति का शंखनाद किया था, आज उनके साथ काम करने वाले लोग उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यह कह रहे हैं। यह बड़े दुख की बात है। आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए, नेटवर्क के कारण बहुत सी बात हम आपसे नहीं जान पाए, नहीं सुन पाए, हमें खेद है। हम चाहते हैं कि फिर से पुनः एक बार आप सभी के साथ इस पटल पर आए, आप लोगों को आमंत्रित करें और समाज के सामने यह संदेश दें कि लोकनायक की विचारधारा को लेकर चलना कितना जरूरी है, कितना अच्छा है। आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। पुनः उस महान विभूति के प्रति श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। प्रणाम।
धन्यवाद।